मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपसे किताब इबरत कदा से पाकीज़ा रिश्तों की अजीब कहानी शेयर करेंगे। शमसू रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था और उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये पागल है और उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया और पागल खाने के डॉक्टर को कहा कि आप चेकअप करके बताएं कि ये पागल भी है या वैसे ही दिखावा कर रहा है। डॉक्टर ने मैजिस्ट्रेट से 10 दिन का टाइम लिया, क्योंकि डॉक्टर बख्शू को अच्छी तरह पहचानता था। क्योंकि डॉक्टर जब भी ट्रेन में सफ़र करता तो बख्शू स्टेशन पर उसका सामान ट्रेन में रखता और वापस आने पे उसका सामान वापस उतारता भी था। बख्शू तबीयत से तो बहुत तेज था, मगर दिल का साफ था। जितने भी पैसे उसको मजदूरी के मिलते वो रख लेता था, किसी से भी बहस नहीं करता था और कई सालों से इसी स्टेशन पर वो काम करता था। हर कोई इसको पहचानता था। डॉक्टर ने सोचा कि असल हकीकत पता चले कि किस वजह से इसको पागल खाने में लाया गया है, असल माजरा क्या है। जब भी डॉक्टर ने बख्शू से पूछा कि तुम्हें पागल खाने क्यों लाए हैं, तो वो ज़ारे ज़ार रोने लगता और बहुत परेशान होने लगता। डॉक्टर साहब ने बख्शू से कहा कि आप असल हकीकत मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे पता लगा सकूंगा कि असल मसला क्या है। आप मुझे असल हकीकत बताएं, फिर आपका इलाज करके आपको वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ आएंगे। कुछ देर खामोश रहकर बख्शू बोला कि उस दिन मैं बहुत परेशान था, पूरा दिन खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही बैठकर पूरा दिन गुजर गया। रात के टाइम जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई तो सारे मुसाफिर उतर गए, मगर लेडीज डब्बे से एक औरत निकाब पोश सबसे आखिर में उतरी और परेशान खड़ी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ये सामान उठाकर अंदर वेटिंग एरिया में रखवाओ। तो मैंने उससे कहा कि मेरी मजदूरी 1 रुपया लगेगी। तो उसने कहा ठीक है, और ये सामान सुबह ट्रेन में रखवाना भी है। मैं सामान उठाकर अंदर वेटिंग एरिया में लेकर गया। वहाँ पर बहुत रश थी, हर तरफ मर्द औरतें सो रहे थे क्योंकि रात का वक्त था। एक कोने में जगह खाली थी, वहाँ पर जाकर मैंने उसको बिठाया, उसका सामान उसके पास ही रख दिया। मैंने उस औरत को कहा अभी आप कुछ पैसे मुझे दे दें, मुझे चाय पीनी है, बकाया पैसे आप सुबह मुझे दे देना। उस पे उसने पर्स से मुझे कुछ पैसे निकाल के जैसे ही दिए तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी। जैसे ही मैंने अंगूठी को देखा तो मेरे होश खराब हो गए और पैसे मेरे हाथ से गिर गए और मैं उस अंगूठी को छूने लगा। उस पे वो औरत बहुत चिल्लाई और सारे नींद से उठ गए और मुझे पीटने लगे कि ये एक चोर है और इस औरत की अंगूठी छीन रहा है। उस पे पुलिस आ गई और मैजिस्ट्रेट आ गया और मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आए। डॉक्टर को बात अभी भी समझ में नहीं आई और बख्शू से कहा कि रिंग का क्या माजरा है कि आप उस वक्त उस अंगूठी को छूने लगे। बख्शू फिर से ज़ारो ज़ार रोने लगा। थोड़ी देर बाद अपने कमीज के कोने से अपने मुंह को साफ करते हुए बोला और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे माफ कर देना, मैं गम में आपे से बाहर हो गया था। 20 साल के बाद ये अंगूठी मुझे नजर आई है और मेरे जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं। खौफ है कि मेरे मौत का सबब न बने। डॉक्टर साहब, मुझे रेलवे स्टेशन पर एक गरीब कूली मत समझिए। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाला जमींदार आदमी हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं वापस कैसे जाऊँ और किसके पास जाऊँ? न माँ, न बाप, न बीबी, न बच्चे, पूरा खानदान खत्म हो गया है। मौत ने मुझे बर्बाद कर कर रख दिया है। 20 साल पहले जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे शरीके हयात का भी इंतकाल हो गया और उसी के ही कुछ दिनों बाद मेरा एक ही बेटा था, उसका भी इंतकाल हो गया। मेरे घर में बस 2 साल की एक बच्ची ही बची थी और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पागल करार दिया और मनहूस कहा कि तुम इस बच्ची की भी जान ले लोगे। वो भी उन्होंने छीन ली। पूरा खानदान मर जाने के बाद इंसान का होश रहता ही कहाँ है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ साल तो मैं अपने घर में अकेला ही रहा,
खाली दीवारें, खाली घर। और मैं कुछ सालों के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिल आऊं, और जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि उसका भी इंतकाल हो गया है। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसी एक बच्ची के सहारे जी रहा था कि कभी न कभी वो मुझे वापस मिलेगी, मगर उसका भी इंतकाल हो गया तो मैं वहाँ कैसे रह सकता था। मैं वहाँ से निकल पड़ा। कई दिनों की मुसाफत रास्ता तय करके मैं यहाँ पर स्टेशन पर आ गया, और उस दिन के बाद यहाँ पर ही रहता हूँ। उस रात जब मैंने उस औरत के हाथ में वो अंगूठी देखी तो मेरी बीबी याद आ गई। मरते वक्त उसके हाथ में भी यही अंगूठी थी, और मैंने समझा कि ये हाथ भी वही है, इसीलिए मैं उसे छूने लगा। और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था। बख्शू को अस्पताल में 10 दिन पूरे हो गए, और डॉक्टर बहुत परेशान था कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी है कि बख्शू पागल है या सेहतमंद है। बख्शू ने डॉक्टर को परेशान देखते हुए पूछा, डॉक्टर साहब क्या मसला है, आप क्यों परेशान हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, बख्शू मुझे आपकी मजिस्ट्रेट को आज रिपोर्ट देनी है, और उस पे आपका कोर्ट में केस चलेगा, और उसमें आपको सजा भी हो सकती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी मदद कैसे करूँ। हो सके तो आपके लिए एक वकील का भी बंदोबस्त करूँ, और खुद भी कोर्ट में पेश हूँ कि आपको सजा न मिले। उस पे बख्शू ने कहा कि डॉक्टर साहब जो भी रिपोर्ट सही है आप भेज दें, फिर देखा जाएगा। सुबह हुई, पुलिस वाले आए और बख्शू को कोर्ट लेकर गए। मैं भी उसके साथ गया। कोर्ट में बख्शू को बाहर बिठाया गया। मैं अंदर चला गया। मजिस्ट्रेट के साथ एक और भी बंदा था जो मुझे कैप्टन नजर आ रहा था, और वो उस औरत का शौहर था। मेरा उसके साथ तारुफ हुआ तो उसका नाम कैप्टन अजीज था। मैंने उससे कहा कि मैं एक बार आपकी बीवी से मिलना चाहता हूँ, तो वो मुझे बेझिझक अपनी बीवी के पास लेकर गया, जो एक कमरे में कोने में कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपनी बेगम के साथ मेरा तारुफ कराया कि ये वही डॉक्टर है जिसने उस बदमाश का इलाज किया है, और डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने उससे मुखातिब होते हुए कहा कि आपकी सोच गलत है, बख्शू बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, वो एक गरीब मजदूर है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेगम से कुछ सवालात करूँ। कैप्टन इस बात से आमादा हुआ, मगर वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट इस बात से खफा था, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपका काम नहीं है, कोर्ट में आए हैं, कोर्ट को काम अपना करने दीजिए, जो भी होगा वही करेगी। कैप्टन ने मजिस्ट्रेट से मुखातिब होते कहा कि आप एक मिनट सब्र करें, और डॉक्टर साहब को कहा कि आप सवालात पूछिए, और डॉक्टर ने कैप्टन की बेगम से सवालात पूछना शुरू कर दिए। सबसे पहले पूछा कि जिस अंगूठी की वजह से ये मसला हुआ है वो आपको कहाँ से मिली है? तो उस औरत ने बोला कि ये रिंग मेरी खानदानी है, मेरी माँ के बाद ये मुझे खानदान वालों ने दी है, और उसके बाद ये मेरे पास है। डॉक्टर साहब ने फिर से कहा कि आपकी माँ आपके बचपन में ही गुजर गई थी। हाँ बिल्कुल, ये बात मुझे अपने रिश्तेदारों ने बताई थी कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, मगर आपको कैसे पता? डॉक्टर साहब ने फिर से पूछा कि आप जिले हजारा के हरीपुर शहर की रहने वाली हैं? जी हाँ। और आपका नाम नीलम है? बीच में कैप्टन ने बोला कि मेरी बेगम का नाम नीलम नहीं है। बेगम ने बीच में बोला कि जी हाँ, मेरे बाप का रखा हुआ नाम मेरा नीलम है, और ये बात कैप्टन साहब को पता नहीं है। और आपकी माँ का नाम रेशम था। आपको मेरी माँ और मेरे नाम का कैसे पता लगा? उस पे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके वालिद का नाम शम्सुद्दीन था, जो काफी साल पहले गुम हो गया था। उस पे वो औरत बहुत परेशान हुई और डॉक्टर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, और आपको मेरे खानदान के बारे में कैसे पता है और किसने बताया है? डॉक्टर साहब आबदार होकर बोला कि वो शम्सुद्दीन उर्फ शमसू, जिसने आपकी अंगूठी को हाथ लगाया, वही आपका बाप है। उसने आपको नहीं पहचाना, मगर आपके हाथ में जो अंगूठी थी उससे जरूर पहचाना है, और इसीलिए वो उस अंगूठी को छूने लगा था।
کیپٹن اور صوبیدار ایک دم اٹھے اور باہر گئے اور شمسو کو اندر لے کر آئے اور شمسو کو اپنی بیٹی سے ملایا۔ جیسے ہی بخشو نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے اپنی بیگم کی ہو بہو شکل نظر آئی۔ اس پہ بخشو نے بولا کہ ریشم جان، ریشم جان۔ تو اس لڑکی نے بولا کہ ابو میں ریشم جان نہیں، میں آپ کی بیٹی نیلم ہوں۔ نیلم کی صورت بالکل اپنی ماں کے ساتھ ملتی تھی۔ نیلم بھاگتے ہوئے اپنے ابو کو گلے لگایا اور دونوں ہی رونے لگے۔ بخشو کے منہ سے یا اللہ زور سے نکلا اور اس کا دم وہاں پر ہی پرواز ہو گیا۔ یہ تھی بخشو اور نیلم کی کہانی جو ہم نے سنی ڈاکٹر کی زبان